हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद मैं आज क्लासेस ले पा रही हूँ। इतने दिनों तक मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैंने कमेंट में देखा कि एंटीपार्टम हेमरेज पे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस पर वीडियो बनाएं, मेनली पेशेंट केयर पे, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एंटीपार्टम हेमरेज। इसका एक वीडियोज़ मैंने पहले भी डाला था, तो उसमें मेनली डिजीज कंडीशन के बारे में बताया है। तो आज जो मैं फोकस करूंगी वो मेनली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेशेंट केयर पे फोकस होगा वीडियोस। तो एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है? इट्स डेफिनेशन इज ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 20 वीक्स gestation एंड बिफोर लेबर इज नोन एज एपीएच। तो एंटीपार्टम हेमरेज, हेमरेज मीन्स ही होता है ब्लीडिंग। तो अगर एंटीपार्टम पीरियड में बिफोर 20 वीक्स या समटाइम्स कोई बुक में आपको 24 वीक्स भी मिल सकती है, आफ्टर प्रेगनेंसी एंड बिफोर लेबर अगर जो ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, उसे हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो स्टूडेंट्स मेनली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है, तो आपको जब कोई भी डिजीज कंडीशन है तो उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या उसमें होता है, ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तभी आप अपने खुद भी पॉइंट्स बनाकर आप एग्ज़ाम्स में रीड उसे लिख सकते हो। तो मेनली इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ये एंटीपार्टम हेमरेज में। एंटीपार्टम हेमरेज का मेनली जो कॉज है वो होता है रिटेन प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रप्सियो प्लासेंटा। ठीक है, तो ये कॉजेज में भी आते हैं और इसका टाइप्स भी है। तो क्योंकि वो एक टाइप का एंटीपार्टम हेमरेज ही होता है, ये दोनों कंडीशन। ठीक है, तो उसका दोनों का डिजीज कंडीशन अगर आप लोगों का वीडियो देखना है तो वो मैंने वीडियो दोनों का बना चुकी हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियोस कंटेंट में जाकर आप उसे देख सकते हो, उसे आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। तो आज जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं इसमें। तो इसमें है वेजाइनल ब्लीडिंग। तो पेशेंट में वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। और अगर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में ब्लीडिंग है तो आपको ब्लीडिंग का असेसमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्लीडिंग में हम लोग इसके अमाउंट को, कलर को और साथ साथ पेशेंट के कंडीशन को भी ब्लीडिंग के तौर पर हम लोग उसे असेस करते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट में मैं आगे बताऊंगी, ठीक है, कि ब्लीडिंग असेसमेंट में क्या क्या करते हैं। तो वेजाइनल ब्लीडिंग फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सेकंड इज इरिटेबल यूटरस। यूटरस जो होगा उसका जो टोनिसिटी होगा वो इंक्रीज होता है क्योंकि ड्यूरिंग ब्लीडिंग। तो जो यूटरस होगा वो इरिटेबल होगा। ठीक है, इसका जो टोन होगा वो भी इंक्रीज होगा। थर्ड वन इज फेंट एंड कोलैप्स। जो पेशेंट होंगी ब्लीडिंग के कारण समटाइम्स फेंट भी करती हैं, कोलैप्स भी करती हैं। नेक्स्ट इज अनस्टेबल लाई। जो पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है, बेबी है, तो जो बेबी का लाई होगा, जो पोजीशन होगा वो अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हाइपोवोलेमिया और शॉक। पेशेंट जो है शॉक में जा सकती है। शॉक मीन्स क्या होगा कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो पेशेंट में जो वॉल्यूम, जो फ्लूइड होगा, जो वॉल्यूम होता है, ब्लड वॉल्यूम, वो डिक्रीज करता है और पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो शॉक में मेनली पेशेंट का बीपी जो होगा वो लो हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और उसका जो स्किन हो जाता है वो कोल्ड क्लेमी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज फिटल डिस्ट्रेस। समटाइम्स क्या होगा कि ड्यू टू ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग, बेबी जो का कंडीशन होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। जो एफएचआर होता है, फीटल हार्ट रेट होता है बेबी का, वो कमने लगता है। ठीक है, तो ये सारे जो थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। कोई भी डिजीज कंडीशन में उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो मस्ट ही होता है। ठीक है, जिसके कॉजेज में मैंने बताया था कि मेनली 3 कॉजेज हैं। ठीक है, कॉजेज फर्स्ट जो है वो है प्लासेंटा प्रीविया। सेकंड वन इज अब्रप्सियो प्लासेंटा एंड थर्ड वन इज लोकल कॉजेस। तो प्लासेंटा प्रीविया, ये जो कंडीशन होते हैं इसमें लो लाइंग प्लासेंटा को ही प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। तो प्लासेंटा प्रीविया के कंडीशन में मेनली जो विजाइनल ब्लीडिंग जो होती है वो पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग होती है। ठीक है,
एंड अब्रप्सियो प्लासेंटा, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा इज नोन एज अब्रप्सियो प्लासेंटा। जो प्लासेंटा जो अपने समय से पहले ही उसका क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है वॉल ऑफ द यूट्रस से, तो उसी को हम लोग अब्रप्सियो प्लासेंटा कहते हैं। इस कंडीशन में मेनली जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे डबल हो गया नहीं, पेनलेस, सॉरी पेन, यहाँ पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है। अब्रप्सियो प्लासेंटा में जो एब्डोमिनल पेन होता है, जो ब्लीडिंग होगी विथ एब्डोमिनल पेन होगी। एंड लोकल कॉजेज में मेनली जो होगा वो ये होगा कि इसमें ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। वेजाइना ट्रॉमा, सर्विक्स में ट्रॉमा हो जाने के कारण समटाइम्स उसमें टीयर हो जाता है, तो टीयर अगर है तो वो जो होगा वो कॉज करेगा हेमरेज को, तो वो सब जो होते हैं वो लोकल कॉजेज में आते हैं, ठीक है। जो ब्लीडिंग होगी फ्रॉम वल्वा, वेजाइना एंड सर्विक्स, तो ये मेनली कॉजेज हैं। अब हम लोग इसका देखते हैं कि क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फर्स्ट पॉइंट इज असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग। तो मेनली मैंने पहले ही बताया था कि ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसमें असेसमेंट करना बहुत ही जरूरी होगा पेशेंट को। एक्सटर्नली बाय लुकिंग एट पैड्स, तो पैड्स को लुक करके पता करना होगा। अमाउंट, कलर एंड क्लॉट्स, कि कितना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अमाउंट क्या है। तो अमाउंट के कैटेगरी अगर 50 ml से कम होती है तो माइल्ड हेमरेज बोलते हैं, अगर 50 ml से ज़्यादा होती है और 1000 ml से कम होती है तो उसे मॉडरेट कहते हैं हेमरेज, ठीक है। और अगर एबव 1000 ml हो रही है तो उसे कहेंगे सीवियर हेमरेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो अमाउंट में कि अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग अगर माइल्ड कब कहेंगे, जब वो लेस देन 50 ml हो, तो मॉडरेट कहेंगे, मॉडरेट हेमरेज जब 50 ml से 1000 ml के बीच में ब्लीडिंग हो, और सीवियर हेमरेज कहेंगे जब एबव 1000 ml हो। एंड कलर, तो कलर भी देखना है कि डार्क रेड कलर का हो रहा है या लाइट रेड कलर का है, ठीक है। एंड क्लॉटिंग, कि ब्लीडिंग में क्लॉटिंग है कि नहीं, तो ये सब सारी चीजें पैड को देखकर पता किया जाता है। सेकंड पॉइंट इज टेक ट्रिपल जेनिटल स्वैप्स टू एक्सक्लूड इन्फेक्शन। तो ट्रिपल जो जेनिटल स्वैप्स है वो क्या होता है, तो जब वेजाइना में 3 रेगुलर सेपरेट स्वैप्स को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, मेनली देखने के लिए कि ब्लीडिंग कितना ज़्यादा है या कोई किसी तरह का ट्रॉमा तो नहीं है, ठीक है। तो जो ट्रिपल जेनिटल स्वैप्स भी मेनली देखते हैं कि किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर ब्लीडिंग नॉर्मल हो, मिनिमल हो, तो मतलब बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है तो उसके बाद में चेक करने के लिए ये जेनिटल स्वैप्स, ट्रिपल जेनिटल स्वैप्स से चेक किया जाता है, ठीक है। ट्रिपल है जेनिटल स्वैप्स। सेकंड पॉइंट इज अवॉइड कोस्कोस्पेकुलम एग्जामिनेशन। तो मेनली जो है वो वेजाइनली हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो कोस्कोस्पेकुलम का यूज़ करके हम लोग एग्जामिनेशन नहीं करना है, क्योंकि मेनली प्लासेंटा प्रीविया का अगर कंडीशन हो समटाइम्स तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब तक पता ना चले कि प्लासेंटा प्रीविया का कंडीशन है या नहीं, तब तक हम लोगों को क्या करना होगा, कोस्कोस्पेकुलम एग्जामिनेशन नहीं करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ ब्लीडिंग इज ऑन गोइंग, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और कंटिन्यूअस है, तो उस समय हम लोग को क्या करना है, ABC असेसमेंट करना होगा। ABC मीन्स एयरवे, ए से होता है एयरवे, बी से ब्रीदिंग एंड सी से सर्कुलेशन। तो पेशेंट में ये चीज़ें असेसमेंट करना जरूरी होगा, ठीक है। एयरवे में मेनली देखते हैं कि जो भी पेशेंट है उसका नोजल ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, ठीक है, मतलब कि वो मेनली इनहेल सही से कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। पेशेंट जो है वो उसका एयरवे क्लियर है या नहीं। ब्रीदिंग में मेनली HR हार्ट रेट देखते हैं, ठीक है, हार्ट रेट देख कर पता करते हैं ब्रीदिंग नॉर्मल है या नहीं। सर्कुलेशन में मेनली जो है हम लोग उसका देखते हैं कि कार्डियक रिदम
एंड हार्ट रेट, सॉरी बीपी, ठीक है। मेनली इसमें बीपी देखते हैं और कार्डियक रिदम देखते हैं, सर्कुलेशन उसका पेशेंट का नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। तो एबीसी असेसमेंट करना जरूरी होता है पेशेंट का जब कंडीशन ज़्यादा सीवियर होने लगता है, जब ब्लीडिंग ऑन गोइंग मतलब कि रिकरेंट हो रही है तो उस समय, ठीक है। तो ये फर्स्ट है एबीसी असेसमेंट। नेक्स्ट है जनरल एग्जामिनेशन। पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन तो करना ही है पेशेंट का। उसमें मेनली जो चीज़ें हैं जनरल एग्जामिनेशन में पैलर देखते हैं, आई को इस तरह से हम लोग आई को करके इसमें देखते हैं कलर कि रेड कलर है या पैलर कलर है, उससे पता चलता है। ये स्किन जो है वो अगर डल आ रही है तो इससे भी पता चलता है कि पेशेंट पैलर है या नहीं। डिस्ट्रेस, पेशेंट को डिस्ट्रेस हो रहा है। कैपिलरी रिफिल, नेल से हम लोग चेक करते हैं कि उसका जो कैपिलरी रिफिल अगर लेस देन 3 सेकंड्स होता है तो वो नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर मोर देन 3 सेकंड्स कैपिलरी रिफिल आप लोग देखेंगे तो वो मेनली डिनोट करता है कि पेशेंट को जो है ज़्यादा हेमरेज हो चुका है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुका है। तो मेनली नेल को पिंच करके हम लोग देखते हैं। अगर पिंक कलर का पिंक, अगर हम लोग नेल को इस तरह से पिंच करते हैं और अगर पिंक कलर का है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर वो पिंक कलर का टर्न करने में ही जो टाइमिंग लगता है उसी से हम लोग इसके रेफिल का पता करते हैं, ठीक है, कैपिलरी रेफिल का पता करते हैं। एब्डोमिनल टेंडरनेस, और मेनली जो ब्लीडिंग होती है तो मैंने बताया था पेन भी होता है समटाइम्स एब्डोमेन में, तो एब्डोमिनल टेंडरनेस भी हो सकता है पेशेंट को, तो वो भी चेक करना है इंक्लूड इन जनरल एग्जामिनेशन। एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्शंस, की कॉन्ट्रैक्शंस हैं या नहीं है, ठीक है। तो मेनली ये थे असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग। अदर पॉइंट हो सकता है कि शॉक, पेशेंट इज इन शॉक। तो शॉक में अगर पेशेंट है तो पेशेंट का मैंने सिम्टम्स बताया था कि अगर बीपी लो है और टैकीकार्डिया है एंड कोल्ड क्लेमी स्किन होते हैं तो उस पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो शॉक में अगर चला गया है तो क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फर्स्ट इज असेस वाइटल्स, ठीक है, वाइटल्स देखना है इन एवरी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंतराल पे ही क्या देखना है, वाइटल्स पेशेंट का देखना ही है, ठीक है। बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन ये देखना है। प्लेस पेशेंट इन ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडेलेनबर्ग जो पोजीशन होता है आप लोग सिस्टर नैन्सी के बुक में जरूर देखे होंगे, ठीक है। बर्ग पोजीशन जिसमें कि पेशेंट का जो हेड एंड साइड होता है वो क्या होता है, अप होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखे होंगे कि पेशेंट का जो इधर पेशेंट है तो इधर लेग रहेगा, ठीक है, ये हेड है जो लो रहेगा, ठीक है। तो इस पोजीशन में पेशेंट को किया जाता है मेनली क्योंकि इस समय ब्लीडिंग ज़्यादा होती रहती है तो सुपाइन हाइपोटेंशन भी होने का खतरा रहता है और वॉल्यूम अगर कम रहेगा तो पेशेंट को फेंट और कोलैप्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन मेनली प्रोवाइड कर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सर्कुलेशन सही से रहे पेशेंट का, ठीक है। तो मेनली जो है वो असेस वाइटल्स, ठीक है, और ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। एंड थर्ड इज क्योंकि क्या हो रहा है, हाइपोवोलेमिक में पेशेंट जा रहा है, हाइपोवोलेमिया हो रहा है पेशेंट को, तो आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट में मेनली हम लोग असेस करेंगे असेस फॉर आईवी इंट्रावेनस असेस, कुछ है लगा हुआ कैनुलेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी में अगर पेशेंट ज़्यादा अगर सीवियर शॉक में जा रही है तो उस समय जल्दी से मेडिकेशंस को इंसर्ट करना होगा, फ्लूइड देना होगा, तो उसमें हम लोग को देखना होगा कि कैनुलेशन किया हुआ है कि नहीं पेशेंट का। अगर नहीं है तो आपको तुरंत से करना है, ठीक है। तो मेनली शॉक अगर कंडीशन में पेशेंट को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, तो मेडिकेशंस में मेनली मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो होता है क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट अगर प्रीटर्म लेबर है, ठीक है, बिफोर 37 वीक्स प्रेगनेंसी है तो मैग्नीशियम सल्फेट मेनली प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फॉर प्री मैच्योर लेबर, ठीक है, प्री मैच्योर लेबर से प्रिवेंट मेनली करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट समटाइम्स प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी ऑर्डर हुआ हो
तो एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशंस फॉर प्रीमैच्योर लेबर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, ठीक, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस मिला है उससे आपको क्या क्या एडमिनिस्टर करना होगा, मेडिकेशन जितने भी हैं। इंस्टीट्यूट कंप्लीट बेड रेस्ट, तो कंप्लीट बेड रेस्ट उन्हें मिले, इसके लिए उन्हें एडमिट होना होगा हॉस्पिटल में ही कुछ दिनों तक, ठीक है। तो इसके लिए भी पेशेंट जो भी उनके साथ में होंगे उनको भी बताना होगा, ठीक है। या अगर वो घर पे भी रहते हैं तो एडवाइस देना होगा कि इनको घर पर भी अगर लेके जाएं तो उनको कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करें। असेस इनटेक आउटपुट चार्ट, तो मेनली वो उनका इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना जरूरी होगा, क्योंकि पेशेंट में फ्लूइड की कमी हो रही है, ठीक है। और पेशेंट का कंडीशन अगर वर्स हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, मतलब रेगुलर चेक करना होगा उनका इनटेक और आउटपुट चार्ट, ठीक है। प्लेस पेशेंट इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन टू अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंशन, तो मेनली हाइपोवोलेमिया के केस में क्या होता है पेशेंट के साथ में कि सुपाइन हाइपोटेंशन प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब कि जैसे ही पेशेंट खड़ा होता है तो उसे क्या होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और वो क्या हो सकता है, गिर सकता है, फॉल हो जाएगा पेशेंट। तो उस कंडीशन में उसे रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए आपको लेफ्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करना होगा पेशेंट को। नेक्स्ट इज चेक लाई एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, तो फीटस का लाई और प्रेजेंटेशन भी चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर जो है लाई और ये प्रेजेंटेशन पता नहीं होगा और पेशेंट का कंडीशन और ख़राब हो रहा है, या एफएचआर जो है बेबी का वो बहुत लो हो रहा है, तो क्या होता है तुरंत से डिलीवरी करनी पड़ती है। तो मेनली सीएस प्लान किया जाता है एंटीपार्टम हेमरेज अगर कंडीशन रहता है तो उस समय जो है होगा लाइव प्रेजेंटेशन फिटस का देखना होगा विद द हेल्प ऑफ यूएसजी अल्ट्रासाउंड की मदद से आपको फिटस और का प्रेजेंटेशन चेक करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज चेक फीटल वेल बीइंग बाय कार्डियोटोकोग्राफी एट 26 वीक्स जेस्टेशन और एबव, तो फीटल का वेल बीइंग देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस का कंडीशन हो जाता है। कार्डियोटोकोग्राफी की मदद से मेनली एफएचआर देखा जाता है और फीटल का वेल बीइंग देखा जाता है, मतलब कि उसका पूरा ओवरऑल स्टेटस देख लिया जाता है, ठीक है, कार्डियोटोकोग्राफी की हेल्प से, ठीक है। तो ये जरूरी क्यों होता है, क्योंकि अगर फेटल डिस्ट्रेस में अगर चला जाएगा तो तुरंत से तुरंत डिलीवरी के लिए प्लान करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन प्रेगनेंसी नोट्स, प्रेगनेंसी नोट्स जो भी है नर्सेस का ये रोल होता है कि वो नोट डाउन करे, क्योंकि क्या होता है कि अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा पेशेंट का और बेबी का कंडीशन क्या है, क्योंकि कोई भी अचानक से अगर कोई भी डॉक्टर आ गया अगर पूछने लगे क्या है तो नोट डाउन तो आपका प्रेगनेंसी नोट्स रहता है तो आप इजी हो जाता है, ठीक है। तो स्कैम रिपोर्ट की हेल्प से पेशेंट बेबी का लाइव प्रेजेंटेशन आप लिख सकते हो, मैटरनल का कंडीशन अपने जो भी जनरल एग्जामिनेशन में जो भी आपको मिला है वो आप लिखो। एफएचआर पेशेंट बेबी का एफएचआर भी लिखना जरूरी है। तो एवरी अगर पेशेंट का कंडीशन ज़्यादा खराब है तो आपको एवरी 30 आवर्स में ये सब लिखना होता है, ठीक है। या अगर पेशेंट का कंडीशन कुछ ठीक है, जैसे कि माइल्ड मॉडरेट अगर कंडीशन हेमरेज है, माइल्ड हेमरेज है, तो उस कंडीशन में जो भी होगा वो 1-2 आवर्स में भी आप ये राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड टेकन फॉर हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग एंड कोगुलेशन प्रोफाइल, तो अगर पेशेंट जो है का कंडीशन स्टेबल नहीं है तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग ये सब सारा चीज़ करवा कर रखना होगा, क्योंकि समटाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडवेलिंग कैथेटर इंट्रोड्यूस, इंडवेलिंग कैथेटर ऑब्वियसली है कि लगाया जा सकता है। टेक हिस्ट्री ऑफ अदर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, तो मेनली जो कॉज का पता करने के लिए हिस्ट्री भी लेना जरूरी होता है, क्योंकि एंटीपार्टम पीरियड में जो भी आपका जो भी मतलब पूछना होगा कि प्रेगनेंसी के समय में कुछ पहले से कोई आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो थे नर्सिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स तो कवर किए हैं, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स छूट गए हों जो कि बुक में आप लोगों को मिल सकता है अदर बुक्स में। तो स्टूडेंट्स, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड माय अदर न्यू चैनल दैट इज श्वेता हेल्थ टिप्स, जिसमें मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ। अगर आपको भी प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।